आज का हमारा विषय है तनाव। आज हम तनाव के बारे में जानेंगे। तो हम तनाव की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तनाव को लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है, जानते हैं। तनाव की प्रारंभिक अवधारणा मुख्य रूप से इसे बाहरी उत्तेजना बताने पर केंद्रित थी। हालांकि बाद में इसे कुछ उत्तेजनाओं के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया। केनन, जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अध्ययन के प्रतिभागियों में शारीरिक परिवर्तनों का भी अवलोकन किया और उन्होंने इन परिवर्तनों को तनाव में व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित परिवर्तन करार दिया। ठीक है। एक हॉन्सेली नाम के एक और वैज्ञानिक हुए। उन्होंने तनाव को शरीर की एक निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जो उस पर बनी हुई है, और उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतिक्रिया गैर विशिष्ट है। और ट्रैक्सुलो एवं अन्य वैज्ञानिकों ने तनाव को एक परिवर्तन के कारण शरीर की प्रतिक्रिया जिसके लिए एक शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक समायोजन की आवश्यकता होती है के रूप में परिभाषित किया। ये जो भी तनाव के बारे में परिभाषाएं दे रही थी वो मुख्य रूप से पश्चिमी दृष्टिकोण से तनाव को देखती हैं। अगर हम पूर्वी दृष्टिकोण से तनाव का वर्णन करते हैं तो यह आंतरिक शांति की अनुपस्थिति या कमी को दर्शाता है, और इसलिए तनाव प्रबंधन तकनीक भी आंतरिक शांति को प्राप्त करने या आराम करने पर केंद्रित है। देखिए, तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम विभिन्न की कुछ देखते हैं। तनाव उत्तरदायित्व के आधार पर भी हो सकता है, अंतर्व्यक्तिक द्वंद्व हो सकता है, स्कूल या फिर कार्यालय संबंधित परिस्थिति से हो सकता है, भावात्मक श्रम से हो सकता है, जीवन की घटनाओं पर आधारित हो सकता है, शारीरिक अवस्था पर हो सकता है, कर्तव्य संबंधित तनाव कारक हो सकता है। अब हम देखेंगे तनाव की प्रकृति क्या है, वो दिखती कैसे है। ठीक है, तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है, क्योंकि तनाव हमें निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। जीवन में तनाव के बिना कोई भी व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। जिस तरह आवश्यकता से अधिक नमक भोजन का स्वाद खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह अत्यधिक तनाव भी व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अब हम तनाव के प्रकार के बारे में जानेंगे। तनाव को विभिन्न प्रकारों में देखा जाता है। ठीक है, पहला यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस, ठीक है, तनाव अच्छा हो सकता है जिसे यूस्ट्रेस कहता है। वांछित तनाव कारकों जैसे शादी या नई नौकरी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण हुआ तनाव को यूस्ट्रेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा है न्यूस्ट्रेस। जब तनाव न सहायक और न हानिकारक है तो उसे न्यूस्ट्रेस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तीसरा है व्याथा, मतलब डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली उत्तेजना बहुत अधिक होती है। डी स्ट्रेस को तीव्र तनाव उस तनाव को कहा जा सकता है जो प्रबल होता है लेकिन अधिक समय तक नहीं रहता है, जैसे एक बैग गुस्सा आ जाना एकाएक। ठीक है, जबकि दीर्घकालिक तनाव उतना प्रबल नहीं होता लेकिन लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। चौथा है हाइपर स्ट्रेस। अत्यधिक तनाव को हाइपर स्ट्रेस कहा जाता है। पांचवा है हाइपो स्ट्रेस। अपर्याप्त तनाव को हाइपो स्ट्रेस कहा जाता है। अब जानते हैं तनाव के लक्षण के बारे में, अर्थात तनाव को कैसे पहचाना जा सकता है। तनाव को विभिन्न तरीकों से पहचाना जा सकता है। जैसे शारीरिक लक्षण की बात करें तो तनाव के शारीरिक लक्षणों में निम्न स्तर की ऊर्जा, पेट की खराबी, सर दर्द, माइग्रेन, दर्द और पीड़ा, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, नींद की कमी, मुंह में सूखापन, मांसपेशियों में तनाव का अनुभव, बार बार संक्रमण होना आदि सम्मिलित हैं। संवेगात्मक लक्षण क्या है? संवेगात्मक लक्षणों में सम्मिलित है निराशा प्रदर्शित करना, चिड़चिड़ापन या आसानी से उत्तेजित होना, व्यर्थ अनुभव करना, अकेलापन और यहाँ तक कि उदास अनुभव करना सम्मिलित है। मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या है? तनाव से संबंधित संज्ञानात्मक लक्षणों में लगातार चिंता करना, निरंतर चलते विचारों का अनुभव करना, चिंतन में संगठन की कमी, भूल जाना,
ध्यान केंद्रित न कर पाना, निर्णय लेने की कमी या खराब निर्णय और निराशावाद भी सम्मिलित है। व्यवहारात्मक लक्षण क्या है? तनाव के व्यवहारात्मक लक्षण में प्रभावशाली प्रदर्शन में गिरावट, व्यसनकारी पदार्थों का उपयोग, दुर्घटना की प्रवृत्ति, चिंताजनक व्यवहार, खराब समय प्रबंधन, बारंबार जांच करने की प्रवृत्ति, भूख में बदलाव, विलंब, तेजी से बात करना या तेज चलना, तेजी से खाना और भाषण की अशुद्धियों आदि सम्मिलित हैं। अब हम तनाव के स्रोत के बारे में जानेंगे जो साथ देते हैं तनाव को बढ़ने में। पहला है कुंठा। कुंठा तब घटित होती है जब किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को विफल कर दिया जाता है। दोनों भौतिक और सामाजिक और आंतरिक कारक जैसे व्यक्तिगत सीमाएं, जैविक स्थितियां और मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारी आवश्यकताओं, उद्देश्यों और प्रयासों को कुंठित कर सकती हैं। जैसे रवि को अपनी उन्नति की उम्मीद थी, हालांकि जब उसे वहां से नहीं मिली तो उसे निराशा होने की संभावना है। ठीक है। दूसरा है उद्देश्यों का द्वंद्व। अगला स्रोत उद्देश्यों का संघर्ष है जो तनाव उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है और इस संबंध में निर्णय लेने से तनाव हो सकता है। तीसरा है दबाव। दबाव तनाव का एक और स्रोत है जो बाहरी या आंतरिक हो सकता है। बाहरी दबाव वे दबाव होते हैं जो प्रकृति में मुख्य रूप से सामाजिक, पर्यावरण, जिम्मेदारियां और दायित्वों के फलस्वरूप और साथ ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मांग और अपेक्षाओं के कारण हो सकते हैं। आंतरिक दबाव स्वयं की छवि को बनाए रखने के लिए स्वयं के द्वारा आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है। इसे हम एक उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं। जब एक बच्चे को परीक्षा में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए माता पिता द्वारा दबाव डाला जाता है, यह आंतरिक दबाव का एक उदाहरण है। जब एक बच्चा स्वयं अनुभव करता है कि उसे परीक्षा में और अच्छी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब यह आंतरिक दबाव है। ठीक है। तनाव के कुछ और विशिष्ट स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे जीवन की घटनाएं। विभिन्न जीवन के घटनाओं के कारण तनाव हो सकता है। यह किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक या अलगाव, नौकरी खोना, शादी आदि हो सकती है। इन्हें व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कहा जा सकता है, जो व्यक्ति के समायोजन और सामना करने के उन साधनों पर दबाव डाल सकता है जो व्यक्ति को कुछ नई और अनोखी चुनौतियों से परिचय कराते हैं। इस प्रकार जीवन की घटनाओं से तनाव हो सकता है, जो बदले में व्यक्ति की कार्यशीलता के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। दैनिक बाधाएं भी हो सकती हैं। जीवन की घटनाओं के समान दैनिक बाधाएं भी तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। दैनिक बाधाएं जैसे कि समय की कमी, दैनिक कार्यभार, दैनिक भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और कर्तव्य आदि तनाव का कारण बन सकती है। अंतर्व्यक्ति संबंध के कारण भी होता है। अंतर्व्यक्ति संबंधों से जुड़े मुद्दों के कारण भी तनाव हो सकता है। अंतर्व्यक्ति संबंध परिवार, कार्य के संदर्भ में हो सकता है या यह सहकर्मी समूहों के साथ भी हो सकता है। दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष हो सकता है जो दोनों के बीच अंतर्व्यक्ति संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है, जिसके कारण तनाव हो सकता है। अंतर्व्यक्तिक संबंध के मुद्दे गलतफहमी से लेकर हिंसा और दुरुपयोग तक हो सकते हैं और इससे व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भी तनाव भी हो सकता है। सामाजिक स्थितियाँ जिसमें व्यक्ति रहता है तनाव का कारण हो सकती हैं। ये सामाजिक परिस्थितियाँ भीड़, भेदभाव, तकनीकी विकास और परिवर्तन, प्रदूषण आदि से संबंधित हो सकती है। अब हम जानेंगे तनाव के मापन के बारे में। तनाव का मापन तनाव के प्रभावी निदान के लिए प्राथमिक है। देखिए, जब तक तनाव का आप मापेंगे नहीं कि हो क्या क्या रहा है, उसका हम इलाज नहीं कर सकते। ठीक है। तो तनाव का मापन जरूरी है। ठीक है। तो पहला है शारीरिक मापक कैसे हो सकता है। शारीरिक मापक व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए तनाव को पहचानने और समझने में योगदान प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा तनाव के अनुभव को समझने के लिए
शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि रक्तचाप में वृद्धि, हृदय तेज धड़कन, तेज श्वास दर इत्यादि को मापा जा सकता है। यह विभिन्न उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से भी तनाव का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मानकीकृत, विश्वसनीय और वैध है, उनका उपयोग तनाव को मापन के लिए किया जा सकता है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण आत्म प्रतिवेदन सूची यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री हो सकती है। आत्म प्रतिवेदन सूची में व्यक्ति से कुछ कथनों पर प्रतिक्रियाएं देने की उपेक्षा की जाती है और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। आत्म प्रतिवेदन सूची एक मुख्य लाभ यह है कि व्यक्ति स्वयं उत्तर देता है और जैसा कि वह तनाव अनुभव को बेहतर समझ सकता है, वह सही तरह से रिपोर्ट करने में सक्षम होगा और सरल, कम खर्चीले और प्रभाव लाने में आसान है। जांच सूची से भी तनाव को मापा जाता है। तनाव को मापने के लिए एक जांच सूची का भी उपाय किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक सूची से जीवन की उन प्रमुख घटनाओं की जांच करने के लिए कहा जाता है जिनसे किसी निश्चित समय में व्यक्ति को गुजरना पड़ा है। प्रमुख घटनाओं की सूची को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और इसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। जीवन की प्रमुख घटनाओं में निकट या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, तलाक, स्थानांतरण आदि सम्मिलित हो सकते हैं। अंतिम और लास्ट देखते हैं, साक्षात्कार। तनाव को मापने के लिए एक और तरीका साक्षात्कार है, जहां व्यक्ति से आमने सामने गहन सूचना एकत्र की जाती है। साक्षात्कार को संरचित, असंरचित या अर्ध संरचित प्रकार से किया जाता है। यद्यपि साक्षात्कार की सहायता से बहुत सारी प्रासंगिक सूचना एकत्र की जा सकती है, यह एक बहुत ही समय लेने वाली और साथ ही महंगी विधि है। इसके अलावा साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार विधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। धन्यवाद।